रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को उपयोगी ज्ञान में बदलते हैं, जिसका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में काफ़ी चर्चा में रही है। जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस। ये किताब थोड़ी अलग है। इसमें साइकोलॉजी, फिलॉसफी, धर्म और उनकी अपनी पर्सनल कहानियां सब कुछ मिला हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ थियरी यही है ना, ये किताब असल में जिंदगी की जो रोज की मुश्किलें हैं, जो उथल पुथल होती है, उससे निपटने के लिए कुछ ठोस कह सकते हैं प्रैक्टिकल नियम बताती है। पीटरसन जो खुद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एकेडमिक भी रहे हैं, वो इसमें क्या करते हैं कि पुरानी जो समझ है, सदियों पुरानी विजडम और आज की जो साइंस है, उसको मिलाते हैं और एक रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। उनका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि भाई जीवन में अराजकता या अव्यवस्था, जिसे वो केओस कहते हैं, केओस, हाँ, वो तो रहेगी ही, ये तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन हम जानबूझकर अपनी कोशिशों से व्यवस्था ऑर्डर भी बना सकते हैं। तो ये किताब इसी बारे में है कि ये कैसे किया जाए, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये हमारी जिंदगी में कैसे लागू हो सकता है। सही कहा। और शायद यहाँ ये साफ कर देना अच्छा रहेगा, जब पीटरसन ऑर्डर की बात करते हैं तो उनका मतलब है जीवन का वो हिस्सा जो हमें पता है, जो सेफ लगता है, प्रिडिक्टेबल है। अच्छा। और केओस है वो अनिश्चितता, वो चुनौतियां, वो अचानक आने वाली चीजें जिनका सामना हम सबको करना पड़ता है। तो किताब इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने का एक मैप देने की कोशिश करती है, एक तरह से। हाँ, ये अच्छी तरह समझाया आपने। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नियम असल में हैं किसके लिए और इनमें क्या खास बातें हैं। हाँ, और ये भी बता दें कि किताब में तो 12 नियम हैं, पर आज हम सारे तो नहीं ले पाएंगे, समय की कमी है। हाँ, बिल्कुल। तो हमने कुछ चुने हैं जो हमें लगे कि सबसे जरूरी हैं, और किताब का जो मूल भाव है उसको सही से सामने रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये जो चर्चा है या ये किताब है, ये किन लोगों को सबसे ज्यादा अपील कर सकती है, किसके लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से तो ये हर उस इंसान के लिए रेलेवेंट है जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी से जूझ रहा है। अब वो चाहे करियर की बात हो, रिश्तों की मुश्किलें हों, या बस जिंदगी का मतलब ढूंढने की कोशिश हो। ये उन लोगों को ज्यादा खींचती है जो पर्सनल ग्रोथ को लेके सीरियस हैं और सीखना चाहते हैं कि मुश्किल सिचुएशन में बेहतर फैसले कैसे लें। हाँ, और शायद खासतौर पे युवाओं के लिए, है ना, जो अभी अपनी पहचान बना रहे हैं, दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, कई बार दिशाहीन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है पीटरसन सीधे उन्हीं से बात कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेने को, लक्ष्य बनाने को कह रहे हैं। निश्चित रूप से। पर बात सिर्फ युवाओं की नहीं है। कोई भी, किसी भी उम्र का व्यक्ति जिसे लगता है कि यार बाहरी हालात मुझ पर हावी हो रहे हैं और मैं कुछ बदलना चाहता हूं या चाहती हूं, तो उन्हें इन आइडियाज में कुछ ना कुछ काम का जरूर मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि हाँ, अपनी सोच, अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके बड़े चेंज लाए जा सकते हैं। जो सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहते, अपनी जिंदगी की कहानी में एक्टिव रोल लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली। जो सिर्फ कंप्लेन करने के बजाय सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और तैयार हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए। एकदम सही। ये एक तरह से अंदर की ताकत और डिसिप्लिन बनाने की बात है, बजाय इसके कि हम उम्मीद करें कि बाहर की दुनिया सब ठीक कर देगी। तो चलिए अब आते हैं उन खास नियमों पर। पहला नियम, जो शायद सबसे ज्यादा सुना भी गया है, सीधे खड़े हो, कंधे पीछे रखें, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। अब ये सुनने में तो बिल्कुल वैसी सलाह लगती है जैसे बचपन में मम्मी पापा कहते थे। हाँ। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी काफी गहरी है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ पोस्चर की बात नहीं है। पीटरसन यहाँ एक बड़ा मजेदार उदाहरण देते हैं लॉबस्टर का, समुद्री झींगा। लॉबस्टर? अच्छा, हाँ। शायद हम सोचते नहीं, लेकिन लॉबस्टर जैसे जीवों में भी एक सोशल हायरार्की होती है। कौन ऊपर है कौन नीचे, जिसे डोमिनेंस हायरार्की कहते हैं। जब दो लॉबस्टर लड़ते हैं अपने इलाके के लिए या मेट के लिए, तो जो जीतता है उसके ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का केमिकल बढ़ जाता है। सेरोटोनिन, ये तो मूड वाला केमिकल है ना? हाँ, बिल्कुल वही। तो सेरोटोनिन बढ़ने से जीतने वाला लॉबस्टर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, उसका पोस्चर तन जाता है, वो सीधा खड़ा होता है और आगे भी लड़ने को तैयार रहता है। और जो हार जाता है उसमें सेरोटोनिन कम हो जाता है, तो वो झुक जाता है, पीछे हट जाता है और आगे टकराव से बचने की कोशिश करता है। अरे वाह,
ये तो कमाल का कनेक्शन है। तो पीटरसन ये कह रहे हैं कि इंसानों में भी कुछ ऐसा ही होता है। उनका तर्क यही है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी मेंटल स्टेट के बीच एक गहरा टू वे कनेक्शन है। सीधा खड़ा होना, कंधे पीछे रखना, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाना नहीं है, ये आपके शरीर और दिमाग को सिग्नल भेजता है कि आप तैयार हैं, चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। आप जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो केओस है और जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें अपनी मर्जी से अपना रहे हैं। ये उस पोस्चर से बिल्कुल उल्टा है जब हम डर जाते हैं या विक्टिम जैसा महसूस करते हैं। तो मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंट महसूस करना ही नहीं, बल्कि वैसा दिखना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमारे दिमाग को भी सिग्नल भेजता है कि हाँ, हम तैयार हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में केओस का सामना करने का एक कॉन्शियस स्टेप है। ये दुनिया को बताने का एक तरीका है कि आप यहाँ हैं, आप मौजूद हैं और आप भाग नहीं रहे हैं। सटीक कहा। तो पहला नियम हुआ बाहर की दुनिया का सामना करने के बारे में, लेकिन पीटरसन अंदर की दुनिया पर भी उतना ही जोर देते हैं, खासकर रूल 2 में, जहां वो कहते हैं अपना ख्याल ऐसे रखें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति का रखते हैं जिसकी मदद करने की जिम्मेदारी आपकी है। रूल 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है। अपना ख्याल तो सब रखते ही हैं, इसमें किसी और की तरह रखने वाली क्या बात हुई? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पीटरसन एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताते हैं। वो कहते हैं कि स्टडीज में देखा गया है कि लोग अक्सर अपने पालतू जानवरों की दवाइयों का ज्यादा ध्यान रखते हैं अपनी दवाइयों से ज्यादा। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, मतलब अगर डॉक्टर आपको कोई दवा लिख कर दे तो काफी चांस है कि आप उसे ठीक से ना लें, शायद डोज भूल जाएं या कोर्स पूरा ना करें। लेकिन अगर वही दवा आपके कुत्ते या बिल्ली के लिए है तो आप शायद ही कोई गलती करेंगे। हाँ, ये बात तो सही है। मैंने भी नोटिस किया, पर ऐसा क्यों? हम खुद के साथ ऐसा क्यों करते? पीटरसन का मानना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक गहरी सेल्फ हेट्रेड या आत्म तिरस्कार की भावना हो सकती है। हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी नश्वरता को, अपने दुख झेलने की क्षमता को इतना ज्यादा जानते हैं कि हम अनजाने में खुद को सजा देने लगते हैं या फिर खुद को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी देनी चाहिए। हम दूसरों के लिए तो बड़ी हमदर्दी, बड़ी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, पर खुद के लिए उतने उदार नहीं हो पाते। तो ये नियम हमें बेसिकली खुद पर थोड़ी दया करने को कह रहा है। दया से भी ज्यादा ये हमें खुद के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी, एक मॉरल ऑब्लिगेशन लेने को कह रहा है। जैसे आप किसी अपने की देखभाल करते हैं, उसकी जरूरतें पूरी करते हैं, उसे सही रास्ते पे रखते हैं, वैसे ही आपको खुद के साथ करना चाहिए। मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने गोल्स के प्रति ईमानदार रहना, खुद से किए वादे निभाना और खुद को बेहतर बनाने के लिए डिसिप्लिन में रखना। ये सिर्फ लाड़ प्यार नहीं है, ये अपने अस्तित्व, अपने बीइंग के प्रति एक गहरा सम्मान है, जिसमें अच्छा बुरा, ऑर्डर, केओस सब शामिल है। मतलब खुद की देखभाल को एक जरूरत या लग्जरी की तरह नहीं, बल्कि एक ड्यूटी की तरह देखना। वाह, ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। ये सोचना कि हमारा खुद पर भी उतना ही हक और जिम्मेदारी है जितनी किसी और पर होती जिसकी हम केयर करते हैं, ये हमें खुद को अंडर वैल्यू करने से बचा सकता है। निश्चित रूप से ये हमें याद दिलाता है कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं, हमारी भलाई मायने रखती है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि शायद हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। अच्छा, तो हमने अपनी देखभाल और दुनिया का सामना करने की बात कर ली। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, कम्युनिकेशन और सच्चाई। रूल 8 कहता है सच बोलें या कम से कम झूठ न बोलें। ये भी सुनने में सीधा लगता है, भाई झूठ कौन बोलना चाहता है, पर पीटरसन इसे किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? पीटरसन इसे सिर्फ एक मॉरल बात की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे रियलिटी से डील करने का एक जरूरी टूल मानते हैं। वो लाइफ लाई के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मतलब जीवन मिथ्या। ये वो सिचुएशन है जब हम जानबूझकर सच को इग्नोर करते हैं या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। क्यों? ताकि किसी मुश्किल हालात से बच सकें या अपनी कोई मनचाही पर झूठी धारणा बनाए रख सकें। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सच का सामना करना बहुत दर्द देगा या बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्या कभी-कभी छोटे-मोटे सफेद झूठ जरूरी नहीं होते? जैसे किसी रिश्ते को बचाने के लिए या किसी को हर्ट करने से बचने के लिए क्या पूरी सच्चाई हमेशा प्रैक्टिकल होती है? ये बिल्कुल वैलिड सवाल है, और पीटरसन भी मानते हैं कि सच बोलना अक्सर मुश्किल होता है, असुविधाजनक होता है। लेकिन उनका तर्क ये है कि झूठ चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो हमारी रियलिटी की समझ को धुंधला कर देता है। जब हम झूठ बोलते हैं या सच से बचते हैं तो हम असल में अपनी प्रॉब्लम्स को साफ साफ देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। हम एक भ्रम में जीने लगते हैं और वो भ्रम हमें सही एक्शन लेने से रोकता है। और इस भ्रम का नतीजा क्या होता है? क्या ये हमें केओस के और करीब ले जाता है?
बिल्कुल, झूठ बोलना या सच को दबाना एक तरह से कोशिश है रियलिटी पर अपनी मर्जी थोपने की। पर रियलिटी तो हमारी मर्जी से चलती नहीं है। जब हम सच बोलते हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, हम असल में रियलिटी के साथ अलाइन होते हैं। हमें पता चलता है कि हम असल में क्या चाहते हैं, क्या गड़बड़ है और उसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा। सच्चाई हमें अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने की ताकत देती है ताकि हम उनका सामना कर सकें। ये हमारे वैल्यूज़ को क्लियर करती है और हमें ज़्यादा ऑथेंटिक लाइफ जीने में मदद करती है। झूठ शायद थोड़ी देर की राहत दे दे, पर लंबे समय में वो हमें कमज़ोर और कंफ्यूज बनाता है। तो सच बोलना सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली भी जरूरी है, ताकि हम जिंदगी की मुश्किलों को ठीक से समझ सकें और उनसे निपट सकें। ये भ्रम से निकलकर क्लैरिटी की तरफ एक कदम है। हाँ, ये दुनिया को अपनी शर्तों पे चलाने की कोशिश छोड़कर दुनिया जैसी है उसे स्वीकार करने और उसके हिसाब से एक्ट करने का तरीका है। चलिए अब उस आखिरी नियम पर आते हैं जिसकी हम आज बात करेंगे। ये नियम जिंदगी की मुश्किलों के बीच भी सुकून के पल ढूंढने की बात करता है और सुनने में थोड़ा पोएटिक लगता है। जब सड़क पर कोई बिल्ली मिले तो उसे सहलाएं। रूल 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। इसका क्या मतलब है? ये नियम जिंदगी में दुख, दर्द और सीमाओं की जो अनिवार्यता है उसे स्वीकार करने के बारे में है। पीटरसन यहाँ अपनी बेटी मिखाइला की बहुत गंभीर और लंबी बीमारी का जिक्र करते हैं। बहुत पर्सनल और दिल को छूने वाला वर्णन है। वो बताते हैं कि जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब दुख बर्दाश्त से बाहर लगता है, जब लगता है सब कुछ बिखर रहा है। ये जिंदगी की जो अंतर्निहित केओस है उसका हिस्सा है। तो ऐसे में बिल्ली सहलाने से क्या होगा? मतलब ये एक मेटाफर है? हाँ बिल्कुल। पीटरसन सुपरमैन का उदाहरण देते हैं। अगर सुपरमैन की कोई कमजोरी ना होती, कोई लिमिटेशन ना होती, तो उसकी कहानियों का कोई मतलब ही ना होता। हमारी सीमाएं, हमारी कमजोरियां, हमारी दुख झेलने की क्षमता, यही तो जिंदगी को मतलब देती हैं, चुनौतियों को सार्थक बनाती हैं। तो रूल 12 हमें याद दिलाता है कि जब जिंदगी बहुत मुश्किल हो, जब दर्द हम पर हावी हो रहा हो, तब भी हमें जिंदगी में जो छोटी छोटी अचानक मिलने वाली सुंदरता है, जो सुकून के पल हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि सड़क पर अचानक एक बिल्ली दिख जाए और उसे प्यार से सहलाने का मौका मिल जाए। हाँ, ये छोटे छोटे पल प्रकृति की सुंदरता हो सकती है, किसी अजनबी की मुस्कान हो सकती है, कोई अच्छा संगीत हो सकता है। ये सब उस भारी बोझ से कुछ पलों के लिए हमारा ध्यान हटा सकते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि भयानक दुख और केओस के बीच भी जिंदगी में अच्छाई, शांति और सुंदरता के लम्हे मौजूद हैं। ये नियम हमें जिंदगी की सीमाओं और दुखों को स्वीकार करने को तो कहता है, लेकिन साथ ही उन छोटी खुशियों को भी चेरिश करने के लिए कहता है जो हमें निराशा में पूरी तरह डूबने से बचाती हैं। ये छोटे छोटे पॉजिटिव अनुभव हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे सकते हैं। तो ये नियम एक तरह से बैलेंस बनाने की बात कर रहा है। जिंदगी की कठोर सच्चाई को देखो, उसे स्वीकार करो, पर साथ ही उसमें जो अच्छाई और सुंदरता है उसके लिए भी अपनी आंखें खुली रखो। केओस के बीच ऑर्डर के छोटे छोटे आइलैंड्स ढूंढो। बिल्कुल, ये यथार्थवाद और आशावाद का एक मिश्रण है। मुश्किलों को कम करके मत आंको, पर उनके सामने पूरी तरह हार भी मत मान लो। तो आज हमने जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के कुछ मुख्य नियमों पर बात की, और इन सब बातों से जो एक धागा जुड़ता हुआ दिख रहा है वो है पर्सनल जिम्मेदारी लेना, सीधे खड़े होकर चुनौतियों का सामना करना, खुद का वैसे ही ख्याल रखना जैसे किसी अपने का रखते हैं, सच बोलना और जिंदगी के मुश्किल दौर में भी छोटे सुखों को पहचानना। हाँ, और इन सब नियमों के दिल में शायद यही मैसेज है कि लाइफ मुश्किल है, इसमें क्योस है, इसमें दर्द है, ये सच्चाई है, लेकिन हमारे अंदर, इंसानों के अंदर इन चुनौतियों से निपटने और मतलब ढूंढने की एक गजब की क्षमता है। ये नियम हमें वो फ्रेमवर्क देते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी में थोड़ा और ऑर्डर ला सकें, अपने लक्ष्यों को पा सकें और शायद दुनिया को भी एक बेहतर जगह बनाने में अपना छोटा सा योगदान दे सकें। ये कोई आसान रास्ता नहीं बताते हैं ना, बल्कि लगातार कोशिश, सेल्फ डिसिप्लिन और हिम्मत की मांग करते हैं। ये एक तरह से जिंदगी को बेहतर बनाने का एक न खत्म होने वाला प्रोजेक्ट है। सही कहा, ये सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात नहीं है, ये दुनिया में अपनी भूमिका को समझने और उसे जिम्मेदारी से निभाने के बारे में भी है। केओस को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे लिमिट कर सकते हैं और उसके बीच एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। ये वाकई एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जिंदगी की उथल-पुथल और अनिश्चितता के बीच भी हम अपनी कोशिशों से सच्चाई और हिम्मत के साथ व्यवस्था, अर्थ और शायद थोड़ी खुशी भी ढूंढ सकते हैं। पीटरसन जिम्मेदारी और सच पर बहुत जोर देते हैं। ये दोनों चीजें व्यक्ति को मजबूती और दिशा दे सकती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर
शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं, क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कोशिश की भी कोई सीमा है? आज की दुनिया इतनी जटिल है, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, सिस्टम हैं जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में एक अकेला इंसान अपने दम पर कितना बदलाव ला सकता है, और कहां पर हमें व्यवस्था की, सिस्टम की सीमाओं को भी स्वीकार करना पड़ता है? ये एक सोचने वाली बात है। यह थी आज की चर्चा। हालांकि ये चर्चा किताब के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह उसकी शिक्षाओं की एक झलक प्रदान कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी और साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली कौन सी किताब पर चर्चा करना चाहते हैं।